नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज के इस खास शो में हम आपको दिखाने वाले हैं देश और विदेश की हर बड़ी खबर की फाइनल रिपोर्ट, जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। राजनीति से लेकर कूटनीति तक और खेल के मैदान से लेकर युद्ध के मैदान तक, हर वो खबर जिसने खबरों की दुनिया में हेडलाइंस हासिल की, खलबली मचाई। तो चलिए शुरू करते हैं। खबरों की खबर देखते हैं, फाइनल रिपोर्ट देखते हैं और देखते हैं देश और दुनिया में दिन भर क्या चला। सोमवार को एनआईए की टीम ने डॉक्टर शाहीन के पिता के साथ ही परिवार के अन्य लोगों से पूछताछ की। डॉक्टर शाहीन के मुख्य आरोपी मुजम्मिल के साथ निकाह की बात सामने आने के बाद से ही एनआईए ने उस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास विस्फोट की मेन मास्टरमाइंड कही जाने वाली लखनऊ की डॉक्टर शाहीन के घर सोमवार दिन में काफी हलचल रही। डॉक्टर शाहीन के घर एनआईए की टीम के पहुंचने से आसपास के लोग भी चौकन्ने हो गए। एनआईए ने एटीएस के साथ मिलकर शाहीन के पिता सईद अंसारी और बड़े भाई परवेज से 2 घंटे तक पूछताछ की। इस छापे के दौरान इलाके में भारी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई। मोहल्ले की गली में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर आवाजाही लगभग बंद करवा दी, जबकि टीम घर के अंदर कई घंटे तलाशी व पूछताछ में जुटी रही। सूत्रों की माने तो शाहीन के पिता सईद अंसारी और बड़े भाई शोएब से गहन पूछताछ की गई। टीम सुबह 9:30 बजे पहुंची और करीब 11:45 बजे बाहर निकली। इस दौरान अधिकारी घर के हर हिस्से की जांच करते रहे। हालांकि कहा जा रहा था कि एनआईए शाहीन को भी पूछताछ के लिए लखनऊ लाई है, लेकिन जांच एजेंसी के सूत्रों ने इस बात से इनकार किया। बताया गया है कि पड़ताल में एनआईए के हाथ अहम सुराग लगे हैं, जिनके आधार पर ये कार्रवाई की गई है। डॉक्टर शाहीन के घर के लोगों से अभी तक यूपी एसटीएफ, दिल्ली पुलिस और जम्मू कश्मीर ने पूछताछ की, लेकिन अब एनआईए के आने से मामले की गंभीरता भी बढ़ती जा रही है। एनआईए की टीम ने डॉक्टर शाहीन के पिता के साथ ही परिवार के अन्य लोगों से पूछताछ की। डॉक्टर शाहीन के मुख्य आरोपित मुजम्मिल के साथ निकाह की बात सामने आने के बाद से एनआईए ने उस पर शिकंजा कसा है। एनआईए की टीमें लखनऊ और कैसरबाग के कंधारी बाजार में डॉक्टर शाहीन के पिता और मड़ियाव में उसके भाई परवेज के घर पर जाँच करने पहुँची है। गौरतलब है कि इससे पहले 11 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस और एटीएस ने भी यहीं छापा मारा था। छापे के बाद से शाहीन के पिता ने खुद को घर में सीमित कर लिया था और परिवार पर तनाव गहरा गया था। सईद अंसारी का कहना है कि उन्हें अब भी विश्वास नहीं होता कि उनकी बेटी किसी ऐसी गतिविधि में शामिल हो सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच कर रही एनआईए की टीमें जम्मू कश्मीर में आतंकियों के जुड़े ठिकानों पर छापेमारी करने के साथ देश भर में इससे जुड़े सभी लोगों की पड़ताल कर रही हैं। जम्मू कश्मीर में एनआईए की टीमें दक्षिण कश्मीर के शोपिया और पुलवामा में पहुंची हैं। पुलवामा और शोपिया में मौलवी इरफान, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर व डॉक्टर आदिल के घर पर ये तलाशी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। संसद में शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जैसा कि अंदाजा था, सत्र के शुरुआत होते ही विपक्षी दलों ने हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। वहीं राज्यसभा में आज सभापति सीपी राधाकृष्णन का पहला दिन था। पीएम मोदी ने इनके स्वागत में कई बातें कहीं और विपक्ष पर भी निशाना साधा। अध्यक्ष जी, आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन है, जनतंत्र में होती रही है। चर्चा संवाद से उसका समाधान निकलता। संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। सत्र शुरू होते ही विपक्षी दलों ने खूब हंगामा किया। विपक्ष के कई नेता वेल में आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। नारेबाजी तख्तियों के लिए नहीं है। अध्यक्ष जी, मानसून सेशन अगर ऑपरेशन सिंदूर के नाम था, तो इस बार बहस के केंद्र में एसआईआर है। लेकिन सरकार और विपक्ष दोनों से ही सदन के अंदर ज्यादा समझदारी, संयम और सहयोग की अपेक्षा है, जिसकी तरफ पीएम मोदी ने सत्र शुरू होने से पहले इशारा भी किया। प्रश्नकाल, नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए।
इसके लिए आपके पास सदन के बाहर बहुत मौके होते हैं। मेरा आपसे हमेशा प्रयास रहता है कि आपको जनता ने चुनकर भेजा है, आप उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति करो। लोकतंत्र में सहमति असहमति। शीतकालीन सत्र आज से 19 दिसंबर तक चलेगा। इसमें कुल 15 दिन कार्यवाही चलेगी और इस दौरान शिक्षा, सड़क, कॉर्पोरेट लॉ संबंधी कई अहम बिल पेश किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले विपक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा, SIR, वायु प्रदूषण और विदेश नीति पर चर्चा चाहता है। वोट के बाद भी वोट लोकतंत्र में भागीदारी निभा दी है लोगों ने। अभी तो बिहार में 10,000 दिया है। अभी बीजेपी पे बिहार की जनता का बहुत बड़ा उधार है। विपक्ष कभी ड्रामा नहीं करता। विपक्ष ड्रामा करने वालों को रोकता है कि आपने जो मैनिफेस्टो में जो बातें कही हैं उन बातों को पूरा करिए। शीतकालीन सत्र का पहला दिन है। मेरे सभी माननीय सदस्यों से हालांकि सत्र शुरू होने से पहले सहमति बनाने की कवायद हुई, लेकिन पहले ही दिन की तस्वीर से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि यह सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ सकता है, क्योंकि बीता हुआ मानसून सत्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब लोकसभा की प्रोडक्टिविटी महज 31% के आसपास और राज्यसभा की लगभग 39% के आसपास रही। आप लोगों से आग्रह किया था, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हमें अच्छी परंपरा, अच्छी परंपराएं डालनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर, वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर एक अलग ही एंगल पर विवाद हो गया है। रिवीजन के काम में लगे BLO ने सोमवार को कोलकाता में चुनाव आयोग दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट किया। इस दौरान उन्होंने बैरिकेड तोड़कर अंदर जाने की कोशिश की। साथ ही BLO ने बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी को देखकर गो बैक के नारे भी लगाए। पश्चिम बंगाल में SIR पर मचे घमासान के बीच BLO का प्रदर्शन गर्माता जा रहा है। सोमवार को BLO कोलकाता में राज्य के चीफ इलेक्शन ऑफिसर के ऑफिस पहुंच गए और बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। प्रदर्शनकारी BLO ने ज्ञापन देने पहुंचे बीजेपी के नेता सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ गो बैक के नारे भी लगाए। इस प्रदर्शन में तृणमूल, BLO, राइट्स प्रोटेक्शन कमेटी भी शामिल रही। इस बीच नेता प्रतिपक्ष ने TMC पर BLO को भड़काने और उनके जरिए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने के आरोप लगाए हैं। बीजेपी का आरोप है कि वो गड़बड़ियों की शिकायत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार से करेगी और राज्य में आने की भी मांग करेगी। जो है लास्ट 26, 27, 28 तारीख को बहुत गलत तरीके से ये लोग एंट्री कर दिया। IPAC का इन्वॉल्वमेंट और कुछ वीडियो DM इसका साथ है। इसको 17,111 बूथ्स का लिस्ट हम लोग सबमिट किया। उसके ऊपर इनको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, टेक्नोलॉजी भी अप्लाई करना चाहिए। आपको बता दें कि सोमवार को बीजेपी नेता वोटर लिस्ट में हो रही गड़बड़ियों की लिस्ट लेकर चुनाव आयोग के CEO ऑफिस गए। वहां तृणमूल कांग्रेस, BLO, राइट्स प्रोटेक्शन कमेटी के सदस्य और बीजेपी के बीच नोकझोंक हुई। CEO ऑफिस के सामने तृणमूल से जुड़े BLO संगठन ने गो बैक के नारे लगाए। अधिकारी अंदर घुस गया, लेकिन हमको 10 मिनट, हम ECI के स्टाफ है, हमको 10 मिनट बात करने के लिए 30-35 घंटे तक धरना देना पड़ा। क्यों होगा ये? इस दौरान सुरक्षा के लिए लगाए गए पुलिस बैरिकेड पर धक्का मुक्की और हाथापाई हुई। इससे दोनों पक्षों के बीच माहौल गर्मा गया। भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। किसी तरह हालात सामान्य हुए। विपक्ष के नेता CEO के ऑफिस गए और घटना पर अपना गुस्सा निकाला। उन्होंने कमीशन के ऑफिस को शिफ्ट करने की मांग की। सुवेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से सेंट्रल फोर्स से सिक्योरिटी की भी मांग की है। पश्चिम बंगाल में कई BLO की वोटर लिस्ट रिवीजन के काम के दौरान मौत भी हो गई। हालांकि केंद्रीय चुनाव आयोग ने SIR के लिए 1 हफ्ते का समय बढ़ाते हुए BLO की राशि डबल कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। संसद परिसर में कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी की कार में एक कुत्ता दिखने पर बड़ा विवाद हो गया। मीडिया ने सवाल पूछा तो रेणुका चौधरी भड़क गईं और कहा कि क्या संसद में कुत्ता लाने पर कोई कानून बना है।
संसद परिसर में कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी की कार में एक कुत्ता दिखा और बस इसके बाद शुरू हो गया विवाद। मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो रेणुका चौधरी नाराज हो गई और पलटकर सवाल किया, क्या ऐसा कोई कानून है कि कुत्ता संसद में नहीं लाया जा सकता? रेणुका चौधरी ने सफाई देते हुए कहा कि रास्ते में दो वाहनों की टक्कर हुई और उसी दौरान एक छोटा कुत्ता सड़क पर घूम रहा था। उन्हें लगा कि वो किसी वाहन के नीचे आ सकता है, इसलिए उन्होंने उसे वहां से उठा लिया और कार में रख लिया। उनका कहना है कि कुत्ते को बाद में घर भेज भी दिया गया। कौन सी प्रोटोकॉल? कहीं कानून बनी हुई है क्या? मैं रास्ते में आ रही थी, वहाँ एक स्कूटर वाला और कार वाले का टक्कर हुआ। उसके आगे ये छोटा पिल्ला निकल के सड़क पे घूम रही थी। मैंने सोचा ये किसी पहिए के नीचे आ जाएगी, मैं उठा के उसको गाड़ी में रखी और पार्लियामेंट आई और वापस भिजवा दी। गाड़ी भी गई, कुत्ता भी गई। तो किस बात की चर्चा चल रही है? असली डसने वाले और काटने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं। हालांकि इसी दौरान सांसद साहिबा ने SIR के दौरान BLO की मौत का मामला भी उठाया। BLS का मौत हो रहा है, वो ड्रामा दिख रहा है, और कुत्ते को हम रक्षा करें तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और पार्लियामेंट में जो बैठ के हमको रोज डसते हैं उसका तो कोई फिक्र ही नहीं है। लेकिन विवाद सिर्फ यही नहीं रुका। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस सांसद को उनके प्रधानमंत्री पद पर दिए गए बयान पर घेर लिया। कुत्ते को ले आई वो एक पक्ष, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो बयान दिया वो कितना जहरीला बयान है। आप देखिए, वो कुत्ते के काटने से ज्यादा जहरीला बयान उनके मुंह से निकल गया। तो ये बड़ा ही दुखद है, अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता है कि यही वजह है कि कांग्रेस दिनानुदिन हर स्टेट में पीछे होती जा रही है और जीरो के कगार पर धीरे धीरे कांग्रेस बढ़ती जा रही है। संसद में कुत्ते की एंट्री से शुरू हुआ ये विवाद अब राजनीतिक टकराव में बदल चुका है। माननीय संवेदना हो या राजनीतिक रणनीति, फैसला जनता पर छोड़ते हैं। फिलहाल मामला तूल पकड़ चुका है और कहानी यही खत्म नहीं होती है। दिल्ली ब्लास्ट केस में जहां एक तरफ सरकारी एजेंसियों और पुलिस प्रशासन ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, तो वहीं सोमवार को साकेत कोर्ट ने भी इस केस में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद सिद्दीकी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद सिद्दीकी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जावेद सिद्दीकी, जिन्हें अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, हाल ही में दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बाद जांच एजेंसियों ने कुछ आरोपों के चलते जावेद को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद जावेद सिद्दीकी को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। इसका मतलब है कि अब उन्हें जेल में रहना होगा और इस दौरान जांच एजेंसी पूछताछ करेगी। दरअसल अल-फलाह यूनिवर्सिटी का मालिक जावेद अहमद सिद्दीकी पहले भी 3 साल जेल में बंद रह चुका है। वो पहले चिट फंड का काम करता था, उसके बाद उसने लोगों को पैसे नहीं दिए। उसके खिलाफ 14 से 15 FIR दर्ज हुई। माना जा रहा है कि उसने ये पैसा यूनिवर्सिटी को खड़ा करने में लगाया। हालांकि बाद में उसने सभी लोगों का पैसा लौटा दिया था। वह सभी केसों से बरी हो गया था। साल 2000 में दर्ज हुई FIR में सिद्दीकी और उनके भाई सऊद अहमद का नाम दर्ज किया गया था, जो नई दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन में IPC की धाराओं 420 धोखाधड़ी, 406 और 409 आपराधिक न्यास का उल्लंघन, 468 धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए, 471 जाली दस्तावेजों का उपयोग और 120B आपराधिक साजिश के तहत दर्ज की गयी थी। कौन है जावेद अहमद सिद्दीकी? जावेद ने इंदौर से B.Tech सिविल इंजीनियरिंग किया है। 1992 में JMU में उसने असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नौकरी की। जनवरी 1994 तक नौकरी की। उसकी दोनों बहनें दुबई में रहती हैं। जावेद अहमद सिद्दीकी के दोनों बेटे भी दुबई में रहते हैं। जावेद अहमद सिद्दीकी अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष है। यूनिवर्सिटी में मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर चलाता है। फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी का संबंध 9 कंपनियों से है। सभी कंपनियों का मैनेजिंग ट्रस्टी जावेद अहमद सिद्दीकी है। सिद्दीकी इन 9 कंपनियों का डायरेक्टर है। इन्वेस्टमेंट, शिक्षा,
सॉफ्टवेयर और कंसल्टेंसी से जुड़ी हैं कंपनियां। रिकॉर्ड के अनुसार सिद्दीकी का सबसे पुराना संबंध अल फलाह इन्वेस्टमेंट कंपनी से है, जिसमें वे 18 सितंबर 1992 को शामिल हुए थे। अन्य कंपनियों में अल फलाह सॉफ्टवेयर, अल फलाह एनर्जीज, तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन और अल फलाह एजुकेशन सर्विस शामिल हैं, जिसमें वे हाल ही में जुड़े। ज्यादातर कंपनियों के रजिस्ट्रेशन का पता एक ही है, 274 ए अल फलाह हाउस, जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली। ये वही बिल्डिंग है जहाँ से अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट संचालित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विवादों में आ गए हैं। बच्चों से राधे राधे क्यों बोल रहे हो वाला बयान विवादों में आ गया है। ये पहली बार नहीं है जब सुक्खू विवादों में है और बीजेपी हिमाचल सीएम का विरोध कर रही है। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक छोटा सा संवाद अब राजनीति का बड़ा तूफान बन गया है। बच्चों से मुलाकात के दौरान जब बच्चों ने राधे राधे कहकर उनका अभिवादन किया तो सीएम ने पूछा, राधे राधे या नमस्कार। इस सवाल ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है। राधे राधे जी नमस्कार। राधे 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 जी नमस्कार। बीजेपी ने इस पर सख्त प्रतिक्रिया दी है और इसे सनातन धर्म और हिंदू आस्था के खिलाफ बताया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस को सनातन धर्म से नफरत है और वो मंदिरों की आस्था पर टैक्स लगाकर अपनी नीतियां चला रही है। बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट किया, हिमाचल की कांग्रेसी मुख्यमंत्री को बच्चों का राधे राधे भी असहज कर गया। आखिर कांग्रेस और उसके नेताओं को सनातन धर्म से इतनी नफरत क्यों है? कथावाचक देवकीनंदन महाराज ने मुख्यमंत्री के बयान पर सवाल उठाए और कहा कि देवभूमि हिमाचल में बच्चों को राधे राधे कहने से रोकना गलत है। हिमाचल के मुख्यमंत्री किसी प्रोग्राम में गए, बच्चों के प्रोग्राम में। अब हमको नहीं पता वहां कौन है मुख्यमंत्री, हम जानते नहीं इन सब विषयों में ज्यादा। बच्चों ने राधे राधे कहा। क्या कहा? राधे राधे। तो मतलब बच्चे संस्कारी थे और संस्कारी बच्चों ने मुख्यमंत्री को कहा राधे राधे सर। और वो मुख्यमंत्री कितने संस्कारी थे, उन बच्चों के पास जाके कह रहे तुम राधे राधे क्यों बोलते हो? ये संत महात्मा कथाकार नहीं होते तो आज ये इतने भी नहीं बचे होते जितना हमारा संस्कार बचा हुआ है। और वो दे रहे हैं संयोग, वो उभर के आ रहे हैं बच्चों में। और बच्चों के मुखिया वहां जब मिलने जा रहे हैं प्रदेश के, वो कह रहे हैं आप राधे राधे क्यों बोल रहे हो? अब सवाल उठता है कि कांग्रेस का ये रवैया सचमुच सनातन धर्म के खिलाफ है या फिर ये चुनावी राजनीति का हिस्सा है। ये सारे सवाल राजनीति में गर्माहट बढ़ा रहे हैं और आने वाले दिनों में इसका असर हिमाचल और पूरे देश की राजनीति पर दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यूपी का योगी मॉडल अब बिहार में भी दिखने लगा है। बिहार के छपरा में यूपी के सीएम योगी का मॉडल देखने को मिला। रविवार को हुई हत्या के बाद पुलिस ने सिर्फ 12 घंटे में कुख्यात बदमाश नंद किशोर राय का एनकाउंटर कर उसके पैर में गोली मारकर उसे पकड़ लिया। पुलिस का कहना है कि पूरी घटना 2 अपराधी गिरोहों की पुरानी दुश्मनी और गैंगवॉर का नतीजा है। बिहार के छपरा में रविवार को हत्या के बाद हड़कंप मच गया था, लेकिन आजकल ज्यादातर राज्यों में योगी मॉडल देखने को मिल रहा है, जिसका एक नमूना छपरा में भी देखा गया। रविवार को हुई हत्या के बाद बिहार पुलिस एक्शन में आई और वारदात के सिर्फ 12 घंटे के भीतर पुलिस ने इस मामले में शामिल एक बदमाश को सोमवार एनकाउंटर में पकड़ लिया। पुलिस की गोली उसके पैर में लगी, जबकि बदमाश की तरफ से की गई फायरिंग में एक सब इंस्पेक्टर के कंधे में गोली लगी। पकड़ा गया अपराधी नंद किशोर राय उर्फ शिकारी राय है। उसकी उम्र लगभग 35 साल है और वो अख्तियारपुर गरखा थाना का रहने वाला है। उस पर लूट और हत्या जैसे 6 से ज्यादा मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस ने उसके पास से 2 देसी पिस्टल, 8 अनयूज्ड गोलियां, 3 मैगजीन और इस्तेमाल किए गए खोखे बरामद किए हैं। जिस शख्स की रविवार को पुलिस लाइन के पास हत्या हुई थी, उसका नाम भीष्म राय था। उसके ऊपर भी 14 गंभीर केस थे और वे पेशे से शूटर माना जाता था। पुलिस का कहना है कि ये पूरी घटना दोनों पक्षों की पुरानी दुश्मनी का नतीजा है।
सोमवार सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि शिकारी रॉय मुफस्सिल थाना इलाके के विशुनपुरा में एक बगीचे में छिपा हुआ है। पुलिस टीम जैसे ही वहां पहुंची, उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने उसके पैर पर गोली मारकर उसे काबू कर लिया। फिर उसे इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल लाया गया। अस्पताल में भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही और एसएसपी आशीष भी मौके पर पहुंचे। एसएसपी कुमार आशीष ने बताया कि पुलिस पर गोली चलेगी तो जवाब भी गोली से दिया जाएगा। अपराध किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कानून का राज कायम रखना पुलिस की पहली जिम्मेदारी है। इस केस का स्पीडी ट्रायल कराकर जल्द से जल्द सख्त सजा दिलाई जाएगी। पुलिस का कहना है कि भीष्म राय और नंद किशोर राय के बीच लंबे समय से दुश्मनी चल रही थी। दोनों के खिलाफ एक दूसरे के कई मामले थे और दोनों पहले भी जेल जा चुके हैं। रविवार की हत्या इसी गैंगवार का नतीजा थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमित जानी जो कि फिल्म मेकर हैं, वो एक बार फिर से एक बड़े खतरे में घिरते नजर आ रहे हैं। विवादित मुद्दों पर फिल्में बनाने के लिए चर्चित जानी को इस बार व्हाट्सएप पर खालिस्तानी समर्थक बताने वाले व्यक्ति ने 5 करोड़ रुपए की रंगदारी उनसे मांगी है और न देने पर जान से मारने की धमकी दी है। धमकी में उनके सुरक्षा जवानों को भी निशाना बनाने की बात कही गई है। घटना के बाद जानी ने दिल्ली पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। 37477188310 एक वॉइस मैसेज हमारे दुश्मन लॉरेंस बिश्नोई पर फिल्म बना रहा है। 5 करोड़ नहीं दिए, अब तू मरेगा। उदयपुर फाइल्स, कल की संभल ग्रामत से और अब लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान विवाद पर बन रही है फिल्म। साथ ही फिल्म मेकर अमित जानी लगातार कट्टरपंथियों और गैंगस्टरों के रडार पर। 25 नवंबर की रात 10:08 पर अमित जानी की मोबाइल पर एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप वॉइस मैसेज आया है। इस मैसेज में खुद को खालिस्तानी समर्थक बताने वाला शख्स गाली गलौज करते हुए 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगता है और कहता है, तुम्हारे पास लॉरेंस पर फिल्म बनाने के लिए पैसे हैं, लेकिन हमें देने के लिए नहीं। हम दिखाएंगे कि खालिस्तान क्या होता है। वॉइस मैसेज में धमकी यही नहीं रुकती। हमलावर सुरक्षा में तैनात जवानों को भी निशाना बनाने की बात करता है, जिसके बाद अमित जानी ने फौरन मालवीय नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गौर किया जाए तो अमित जानी ने हाल ही में कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स रिलीज की थी। फिल्म के बाद से ही उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। खतरे को देखते हुए केंद्र गृह मंत्रालय पहले ही उन्हें वाई कैटेगरी सिक्योरिटी दे चुका है। हरियाणा एसटीएफ की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि वो बम्बीहा, कौशल चौधरी, हिमांशु भाव और नीरज गैंग के टारगेट पर थे। रात में जब कात्यायनी मंदिर छतरपुर से हम लोग जो है आ रहे थे नोएडा अपने आवास पे, तो एक अरमानिया के नंबर से जो है वॉइस धमकी आई, वॉइस मैसेज आया और उन्होंने धमकी देने वाले ने कहा कि 5 करोड़ रुपये मांगे थे, अब तक दिए नहीं है। संभल पे फिल्म बनाने के लिए पैसे हैं और तू हमारे एंटी लॉरेंस के लिए फिल्म बना रहा है जो हमारा एंटी है और तेरे को जो मारेंगे। दिल्ली पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए कॉल करने वाले की लोकेशन, नंबर और नेटवर्क की जांच कर रही है। फिलहाल मामले की जांच साइबर सेल और स्पेशल सेल को भी सौंपी जा सकती है। धमकी की गंभीरता, रंगदारी की मोटी रकम और एक फिल्म मेकर की जान को खतरा। हाई प्रोफाइल केस की तरह ट्रीट कर रही पुलिस। आखिर कौन है डायरेक्टर को धमकाने वाला? रंगदारी के नाम पर एजेंडा कुछ और तो नहीं? अब देखने वाली बात यह है कि आखिर वो शख्स कौन है जिसने अमित जानी को जान से मारने की धमकी दी है। फिलहाल अमित जानी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। देखना होगा कि पुलिस कब तक धमकी देने वाले तक पहुंच पाती है। रजनीश शर्मा, इंडिया डेली। भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच दोस्ती और सामरिक तालमेल को और मजबूत करने वाला सैन्य अभ्यास सूर्य किरण इस वक्त पिथौरागढ़ में चल रहा है। जंगल वॉरफेयर से लेकर आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन तक दोनों देशों के जवान एक नई टेक्नोलॉजी के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं।
पिथौरागढ़ की पहाड़ियों में भारत नेपाल की दोस्ती का एक और मजबूत अध्याय लिखा जा रहा है। एक्सरसाइज सूर्य किरण 19 अपने पूरे शबाब पर है, जहां दोनों देशों की सेनाएं जंगल युद्ध, कला और आतंकवाद रोधी अभियानों की साझा प्रैक्टिस कर रही हैं। भारतीय सेना की तरफ से असम रेजिमेंट से 334 जवान, जबकि नेपाल की देवी दत्त रेजिमेंट से 334 सैनिक शामिल हैं। दोनों सेनाएं संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र के चैप्टर 7 के तहत सब कन्वेंशन ऑपरेशन का रिहर्सल कर रही हैं। इस अभ्यास की सबसे खास बात नई और उभरती तकनीकों का इस्तेमाल है। ड्रोन आधारित ISR, अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, AI आधारित निर्णय उपकरण, बख्तरबंद प्लेटफॉर्म और मानव रहित लॉजिस्टिक व्हीकल्स, ताकि आधुनिक युद्ध की रणनीति की दोनों सेनाएं बेहतर तरीके से समझ सकें। यहाँ सिर्फ युद्ध अभ्यास ही नहीं, बल्कि आपदा प्रबंधन, मेडिकल रिस्पांस, पर्यावरण संरक्षण और ग्राउंड एविएशन ऑपरेशन पर भी खास फोकस किया जा रहा है। लक्ष्य बेहतर इंटरऑपरेटिबिलिटी और तेजी से प्रतिक्रिया क्षमता विकसित करना है। इस अभ्यास के दौरान दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस सीख रही हैं और रक्षा सहयोग को और मजबूत कर रही हैं। सूर्य किरण का 19वां संस्करण ये साबित कर रहा है कि भारत और नेपाल की सेना न सिर्फ पड़ोसी है, बल्कि साझे मिशन और साझा सुरक्षा के मजबूत साझेदार भी हैं। जंगलों में गूंजती गोलियों की आवाज और खौफ के साए तले जिंदगी, लेकिन यहीं बस्तर के दिल में आज एक नई कहानी लिखी जा रही है। हथियार छोड़ चुके नक्सली अब योग से एक नई दिशा हासिल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार, जिला प्रशासन और आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की पहल से 30 से ज्यादा आत्मसमर्पण कर चुके नक्सल हर सुबह योग और सुघर्षण क्रिया से अपने मन मस्तिष्क को नई राह दे रहे हैं। बस्तर क्षेत्र में हिंसा त्याग करके समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से सामने आ रहे माओवादी कैडर के पुनर्वास के लिए शासन की रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के तहत सभी प्रकार का सहायता और सुविधा उपलब्ध की जा रही है। इसी क्रम में बस्तर संभाग के अंतर्गत आत्मसमर्पित माओवादी कैडर्स को रिहैबिलिटेशन सेंटर में उनका योगा क्लास, आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के माध्यम से सुदर्शन क्रिया के प्रयास जो उनके प्रैक्टिस भी की जा रही है, ताकि आने वाले समय में एक शांतिपूर्ण जीवन और एक सकारात्मक जीवन उनका निर्माण हो सकता है। योग केवल अभ्यास नहीं, बल्कि बदलते मन का आईना है। ये बदलते चेहरे बयां कर रहे हैं कि कैसे हिंसा की राह छोड़कर ये लोग अब जीवन जीना सीख रहे हैं। इसको हैप्पीनेस प्रोग्राम कहा जाता है और इस कार्यक्रम में आनंद की अनुभूति होती है। इनके अंदर जो मैं परिवर्तन देख रहा हूँ, ये खुलकर बातचीत कर पा रहे हैं और हम लोगों के साथ एक परिवार जैसा वातावरण बन रहा है। मतलब ये अपनापन बढ़ रहा है इनका, और जैसा ये कह रहे हैं कि हमें बहुत मन शांत लगता है, स्वास्थ्य अच्छा लग रहा है। तो मैं भी ये अनुभव कर रहा हूँ कि 5 दिन पहले जब हम आए थे तो ये हमसे बात नहीं करते थे, झिझकते थे, हमसे दूर रहते थे, लेकिन आज हमारे साथ हैं और हम एक साथ यहाँ नाचते हैं, खेलते हैं, कुछ ज्ञान की बातें करते हैं और कुछ योग सीखते हैं, प्राणायाम सीखते हैं, फिर मिलकर सब सुदर्शन क्रिया करते हैं। जिन नक्सलियों ने हथियार छोड़ योग का रास्ता चुना है, सुनते हैं उनका क्या कहना है। पहले थोड़ा ऐसे इधर उधर सोचने में थोड़ा टेंशन होता था सर, जो अभी यहाँ 5 दिन के बाद योगा कर रहे हैं तब हम लोग का दिल मतलब मन भी थोड़ा शांत लग रहा है सर। थोड़ा अभी उतना का सोचने का कहीं उतना जरूरत ही नहीं है। हम लोग को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, अच्छे तरह से ट्रेनिंग दिया जा रहा है और अलग अलग ट्रेनिंग योगा और होटल मैनेजमेंट पहले दिए गए। अभी 5 दिन हो गया योगा ट्रेनिंग चल रहे हैं। टेंशन में सिर दर्द, शरीर दर्द हुए सब था सर। अभी हम लोग को योगा जब से कर रहे हैं तब से हम लोग का शरीर स्वस्थ है सर।
देश के गृह मंत्री अमित शाह पहले ही साफ कर चुके हैं कि मार्च 2026 तक भारत को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाएगा। बस्तर, जहां कभी लाल आतंक की दहशत, वहां भी आज योगा मैट पर बैठकर ये पूर्व नक्सली शांति का पाठ सीख रहे हैं। ये वो भारत है जो बदल रहा है, संवर रहा है और नक्सलवाद को इतिहास की फाइल में बंद करने की ओर बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। फाइनल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।